नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे नजर। राज्यों की सुर्खियों का भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान, 15 से 29 जून तक नामांकन, जरूरत होने पर 18 जुलाई को मतदान, 21 जुलाई को होगी मतगणना। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में बढ़ी 8 गुना। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा देश की वृद्धि को गति देने के लिए बायोटेक क्षेत्र बहुत अहम। देश में कोरोना की एक और लहर की आहट, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले। केंद्र सरकार ने केरल, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना को फिर किया अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को सौंपी तीव्र गति की 12 रक्षक नौकाएं। नौकाओं का विनिर्माण भारत के $10 करोड़ के रक्षा ऋण सहयोग से। परियोजना भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन का बेहतरीन उदाहरण। तय गति से बढ़ रहा है मॉनसून, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय मॉनसून। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने जम्मू के IIM के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव परिणाम भी कल ही घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीट समेत कुल 16 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि व्यवसायियों को आक्रामक अल्पकालिक लाभ पाने की संस्कृति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक जोखिम का आकलन किए बिना ऐसा करना सही नहीं है। वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। दोनों ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए 1 दिन की जमानत का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG 2021 में 1,456 सीटों को भरने के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अखिल भारतीय कोटा के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई है। अदालत शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने देश में बिजली संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 लाख टन से ज्यादा कोयले का आयात करने के लिए पहली निविदा जारी की है। अप्रैल में कोयले की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा कोयले का भंडार बनाने के मकसद से सभी प्रयास करने के मद्देनजर यह विकास महत्वपूर्ण है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों द्वारा देश के यूरेनियम संवर्धन की निगरानी के लिए लगाए गए उपकरणों को बंद कर दिया है। ईरान के इस कदम से उसके परमाणु कार्यक्रम पर संकट और बढ़ गया है, क्योंकि विश्व शक्तियों के साथ उसका परमाणु समझौता पहले ही अधर में लटका है। यूरोपीय संसद ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया है। इस कदम से बिजली चालित वाहनों के तेजी से विकास होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। चीन के मध्य प्रांत हुनान में बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लापता हैं। इस प्रांत में तूफान आ रहे हैं। कुछ निगरानी केंद्रों ने ऐतिहासिक स्तर पर बारिश दर्ज की है। ग्रामीण पर्वतीय प्रांत में बाढ़ से करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर के जनजातीय समुदाय उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को
खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी और 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। जरूरत होने पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में निर्वाचित सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य नए राष्ट्रपति चुनाव करेंगे, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव कराना संवैधानिक अनिवार्यता है। "50 members of the electoral college will propose and another set of 50 will second. They would be not common, new. An elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder." राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए उम्मीदवारों की अंकों में वरीयता लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दल कोई व्हिप नहीं जारी कर सकते हैं। चुनाव के लिए संसद और विधानसभाओं में वोटिंग होगी। राज्यसभा के महासचिव चुनाव के प्रभारी होंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निर्वाचक मंडल के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राज्यों का दौरा भी करते हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कई योग्यता और पात्रता की जरूरत होती है। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावक के तौर पर 50 सांसद या विधायक और अनुमोदक के तौर पर भी 50 सांसद या विधायक की जरूरत होती है। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। उम्मीदवारों की अनिवार्य योग्यता में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। सांसद का चुनाव लड़ने की अर्हता भी जरूरी है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य के तहत या राज्य सरकारों के नियंत्रण में आने वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार में लाभ के पद पर हो। हालांकि वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा जो केंद्र में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री के पद पर है। किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से 4 नामांकन पत्र से अधिक दाखिल नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी याचिका नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में दायर की जा सकती है। इसे कोई उम्मीदवार या 20 या इससे अधिक निर्वाचक मिलकर याचिकाकर्ता के तौर पर दायर कर सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में पहला राष्ट्रपति चुनाव 1952 में हुआ था। भारत की बायो इकॉनमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में देश में स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में हमारे आईटी पेशेवरों का भरोसा बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 बायोटेक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करेगा। डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स, दूसरा भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल, तीसरा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास, चौथा भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड
और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम में हेई फोन के होंगहा शिपयार्ड में तीव्र गति की 12 रक्षक नौकाएं सौंपे जाने के समारोह में शिरकत की। इन नौकाओं का विनिर्माण भारत के 10 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण सहयोग से किया गया है। शुरुआती 5 नौकाओं का निर्माण भारत में एल&टी शिपयार्ड में किया गया था, जबकि बाकी 7 को होंगहा शिपयार्ड में बनाया गया था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह परियोजना भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन का सुनहरा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग सहयोग के माध्यम से वियतनाम जैसे नजदीकी मित्रों के रक्षा उद्योग बदलाव में साझीदार बनने से भारत को खुशी होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और वियतनाम के बीच अन्य सहयोगी रक्षा परियोजनाएं भी शुरू होंगी। इससे पहले कल भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरों को और व्यापक बनाने के लिए एक विजन दस्तावेज और दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। और फिलहाल हम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक तरह से रक्षा के क्षेत्र में वियतनाम के साथ, भले ही हम इसको एक छोटा सा स्टेप माने, वियतनाम को एक छोटा सा देश माने, लेकिन इसके मायने कितने वृहद और कितने दूरगामी हैं? देखिए, इसके बहुत ही वृहद मायने हैं और ये बहुत दूरगामी कदम है। और ये संबंध आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुराना है, लेकिन इधर के दिनों में भारत और वियतनाम के रक्षा संबंधों में काफ़ी तेजी आई है। देखिए, उसके 2 कारण हैं। एक तो वियतनाम खुद भी साउथ चाइना सी में स्थित होने के कारण, चीन के ठीक बगल में होने के कारण चीन से कई बार कई मायने में और कई कारणों से प्रताड़ित महसूस करता है। और भारत चूंकि दक्षिण चीन सागर से लेकर इंडो पैसिफिक में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहा है, चाहे वो क्वाड के माध्यम से हो या आसियान में सक्रियता के माध्यम से हो या एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के माध्यम से हो, तो ऐसे में वियतनाम की रुचि भारत में काफ़ी बड़ी है। और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि ये जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शायद ही कोई एक देश अपना नौसेना बेस या और जो सेना के बेस हैं किसी और देश को देता है, लेकिन वियतनाम इस बात पर राजी हुआ है, ये समझौता हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं भारत के लिए रणनीतिक क्षेत्र में, और वियतनाम को भी यह सुरक्षित करने में मदद करेगा। उसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच 500 मिलियन डॉलर के एक अतिरिक्त रक्षा सामान की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसमें कई तरह के उपकरण, जो भारत निर्मित उपकरण हैं, वो दिए जाएंगे। उसके अलावा आकाश से एक शील्ड मिसाइल होती है, और इसके अलावा कोस्टल रेडार होता है, वह भी भारत से वियतनाम को आपूर्ति करने पर बातचीत चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत भारत और वियतनाम के बीच में हो रही है। और जिस तरीके से देखा है हमने पिछले कई सालों में कि भारत के लिए वियतनाम पूरे इंडो पैसिफिक में या आसियान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र देश के रूप में सामने आया है। और इसीलिए कोविड का महामारी का काल हो या अन्य काल हो, भारत ने भी वियतनाम को कई तरह से सहयोग किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही दूरगामी कदम है, और आगे आने वाले दिनों में भारत की जो रणनीतिक जरूरतें हैं उन रणनीतिक जरूरतों को पूरी करने में वियतनाम और भारत का यह संबंध काफी कारगर होगा। जी प्रीति। इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का सुनहरा उदाहरण भी एक ही है, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात कोविड अपडेट की करेंगे। देश में 99 दिनों बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो दैनिक मामलों में करीब 39% की वृद्धि है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 111 दिनों के बाद 2% के पार दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 7,240 मामले दर्ज किए गए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 32,498 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.08% है, जबकि कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% है। 1 मार्च को कोविड-19 के 7,554 नए मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटों में कोविड के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,641 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। संक्रमण की दैनिक दर 2.13% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.31% रही है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक टीके की 194.59 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं, यानी लगभग 195 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में कोविड-19 की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन्हें 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यस्त जिंदगी के बीच हम भूल ना जाएं स्वास्थ्य के खजाने की अहमियत। कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। लीजिए एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी विशेषज्ञों की सलाह आयुष्मान भव में हर शनिवार लाइव सिर्फ सनसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में लगभग 3050 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए 13 जलापूर्ति परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विषय पर आयोजित एक विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर मौजूद थे। बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। इसके तहत बीजेपी के 2 विधायकों जयंत मल्ला बरुआ और नंदिता गोरलोसा ने नए मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओडिशा विधानसभा ने 13 जून को सदन के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। एसएन पात्रो ने 4 जून को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार कोलकाता से सटे हावड़ा में स्थित बेलूर मठ पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जेपी नड्डा ने बेलूर मठ के महंत और संतों से भी मुलाकात की। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने मोहाली के जलवायु टावर में गैंगस्टर के घरों में छापेमारी की। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में से एक आपराधिक छवि वाले बदमाश की पहचान हुई है, जिसके सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से तार जुड़े हैं। कश्मीर के सरकारी स्कूलों के छात्रों और कर्मचारियों ने कुलगाम जिले के एक स्कूल के अंदर आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाली शिक्षिका को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिवंगत शिक्षिका रजनीवाला के परिवार से मुलाकात करने के बाद घोषणा की थी कि कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में सरकारी हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। केरल में मानसून के दौरान मशीनी नौकाओं से मछली पकड़ने पर आज से 52 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इस प्रतिबंध के दायरे से मछली पकड़ने की पारंपरिक नौकाओं को बाहर रखा गया है। असम में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में पानी जमा है, जबकि कुछ क्षेत्र लगातार बारिश के चलते भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुवाहाटी के काहिलीपारा, जटिया और हटिया गांव इलाके बारिश और बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं।
गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर पूजा की और गंगा नदी में स्नान किया। इस मौके पर घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। मौसम से जुड़ी खबरें। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में कोई विलंब नहीं है। मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक मानसून 31 मई से 7 जून के बीच दक्षिण और मध्य अरब सागर, पूरे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था। अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। अगले 2 दिन में गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में हफ्ते के आखिर में अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन 15 जून तक बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी गई है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के आसार फिलहाल नहीं है। भारत आसियान रणनीतिक संबंधों के 1 दशक पूरा होने पर दिल्ली में 16 और 17 जून को भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 10 में से 9 आसियान देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। म्यांमार में सैनिक शासन होने के कारण वहां के विदेश मंत्री को नहीं आमंत्रित किया गया है। इस साल यानी 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। India will host the special ASEAN-India Foreign Ministers Meeting, SAI-FM-M, on 16th-17th June to mark the 30th anniversary of our dialogue relations and the 10th anniversary of our strategic partnership with ASEAN. खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द्वीपीय देश के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच भारत, चीन और पश्चिम एशिया के देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों से मुलाकात की और उनसे हर संभव सहायता मांगी है। राष्ट्रपति ने इन देशों द्वारा श्रीलंका को पहले प्रदान की गई सहायता की भी सराहना की, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के सबसे छोटे भाई और देश के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में देश के शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य बेसिल सहित इस महीने सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले जनता के दबाव में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पिछले महीने पद से इस्तीफा दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कोलंबिया के पास कैरेबियन सागर में 2 प्राचीन जहाजों के अवशेष मिले हैं, जो करीब 200 साल पुराने बताए जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जहाजों के अवशेष की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।